हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिसेंटली जो मेरा सीएसई 2024 का रिज़ल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तब आपने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो बहुत ही प्लॉसिबल है दोस्तों। बहुत 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 बड़ा थैंक यू उस चीज़ के लिए, और उसी की वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। सेकेंडली, ये जो टाइम है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अगर हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट अटैम्प्ट देना पड़ेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स को फेल किया है और क्लियर भी किया है, तो इसके बेसिस पर क्या चीज़ें काम करती हैं लास्ट टाइम पर, क्या काम नहीं करती हैं, ये एक एक्सपीरियंस के साथ बताया जा सकता है इस टाइम पर। अगर लास्ट 20 डेज़ में दोस्तों हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे इस टाइम को, तो कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट अटैम्प्ट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट अटैम्प्ट एक बहुत ही टोल होता है मेंटल हेल्थ के लिए, तो हमें इससे बचना है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, रिसेंटली जो एक्सपीरियंस मैंने खुद फेस किया है, अगर आपका लिस्ट में नाम होता है तो आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो एज अ फेल्ड पर्सनैलिटी की तरह आपको देखा जाएगा। तो ऐसा हमें करना है कि हमारा लिस्ट में नाम हो, क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत कर रखी है। इस टाइम पे दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, एक फोमो का फियर आ रहा है कि हम कहीं मिसिंग आउट तो ना हो जाए। ये इसलिए है क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रखी है आज की इस वीडियो को। और देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है इन लास्ट 20 डेज़ में। हम जो एरिया पढ़ने वाले हैं, क्या वो एरिया यील्ड करेंगे प्रीलिम्स में या नहीं, उस चीज़ को देखने के लिए दोस्तों मैंने एक ग्राफ को प्लॉट किया है। इस जगह कुछ ईयर्स लिखे हैं और उसके सामने जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिखा है उस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी की थीम लिखी हुई है, कुछ थीम एरिया जो हम आगे देखेंगे, उन थीम एरिया से कितने क्वेश्चन आए हैं टोटल क्वेश्चन में से, ये यहाँ पर प्लॉट किया गया है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 2024 में 20 क्वेश्चन आए हैं और 20 में से 20 वो क्वेश्चन आए हैं जो एरिया दोस्तों नीचे प्रेडिक्ट किए गए हैं। यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना टफ होता है, क्वेश्चन टफ हो सकता है, सिंपल हो सकता है, पर हमें सबसे पहले ये फोकस करना है जो एरिया हम पढ़ रहे हैं क्या उनमें से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। ये यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये मत बोलिए नीचे कमेंट में कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते क्वेश्चन। दोस्तों मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एरिया। तो 2024 में 20 में से 20 एरिया प्रेडिक्ट किए जा सकते थे, 2023 में 16 में से 15 और 2022 में दोस्तों 7 में से 7 एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, उसके एरियाज बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। सिमिलरली पॉलिटी की अगर बात की जाए तो 2024 में दोस्तों 18 में से 15 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे, 2023 में 17 में से 16 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे, 22 में 11 में से 10 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। और इन सिमिलर लाइन पर दोस्तों आप आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2024 में से 6 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी देख लेते हैं जहाँ पर एरियाज उतने प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। नीचे अगर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इकोलॉजी की अगर थीम देखेंगे तो 2024 में 13 में से 9 क्वेश्चन ही प्रेडिक्टेबल थे और 2023 में 16 में से 11 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2022 में हालांकि सारे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे, पर 2021 में 19 में से 11 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी में भी यही है। आप नीचे देखिए इकोनॉमी की ये 3 क्वेश्चन है, 2024 में 12 में से 8 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल, 2023 में 13 में से 9 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तरफ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से कुछ एरियाज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और नीचे कुछ अलग सब्जेक्ट है जिनमें उन एरिया को उतना प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? इसका डिफरेंस समझने के लिए दोस्तों एक चीज़ समझनी होगी कि जो इकोलॉजी है और इकोनॉमी है, ये ऐसे एरिया हैं जिनमें करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ करंट अफेयर का रोल होता है वहाँ प्रेडिक्शन उन एरिया की बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं किन एरिया का करंट अफेयर हम पढ़ना है। करंट अफेयर किन एरिया का पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे इकोलॉजी का, उसके अलावा इकोनॉमी का, उसके अलावा दोस्तों IR का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इन 4 के हमें करंट अफेयर पढ़ने और सबका स्टैटिक पढ़ना है। तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर होती है कि हमें लास्ट टाइम पे क्या और किसके करंट अफेयर पर फोकस करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी और इस तरीके के जो स्टैटिक टॉपिक हैं वहाँ पर हम कुछ एरिया को जिनको थीम कहते हैं उनको फाइंड आउट करके उन एरिया पर अगर फोकस करें तो अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यही हम देखने वाले हैं कि किस एरिया को कितना फोकस करना है और किस एरिया को छोड़ना है इस वीडियो में। अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसी चीज़ को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है कि यहाँ पर जो येलो है
वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और उसको पॉलिटी में सबसे ज़्यादा या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हम जो नीचे देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा टाइम लेना है। कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये एरिया दिख रहा है, ये मिडिल प्रायोरिटी एरिया है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। पर कुछ ऐसे एरिया जो लीस्ट प्रायोरिटी एरिया है वो मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखे हैं, उनको छोड़ देना है। लास्ट 20 डेज में हमें इसी तरीके से प्रिपेयर करना है पॉलिटी को या फिर इन सारे सब्जेक्ट को जो हम नीचे देखने वाले हैं। एक और चीज़ दोस्तों, हम अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं पर सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, और ये टॉपिक जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो हमें इसी चीज़ में हेल्प करेंगे। यहाँ पर देखिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें इसको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे तरीके से। पर दोस्तों अगर बात की जाए पार्टी, तो एक 2024 से क्वेश्चन आया, 2019 में एक क्वेश्चन आया था जो हिस्टोरिकल पार्टी से रिलेटेड था, 1950 से पहले, पर वो था पार्टी से ही, और 2018 में एक क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कितनी प्रायोरिटी देनी है इसको। हम इसको छोड़ के भी जा सकते हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है कि पार्टी से अगली बार क्वेश्चन आएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पार्टी से अगली बार क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अगर टॉपिक की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पीआरआईज और म्यूनसिपालिटी। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी इस चैप्टर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोस्तों, ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हालांकि पहले बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर स्टार्टिंग के जो चैप्टर है पॉलिटी के, वो कुछ इंपॉर्टेंट, उसकी जो स्टार्टिंग के चैप्टर है दोस्तों उसकी इंपॉर्टेंस डे बाई डे बढ़ती जा रही है। करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो एक्ट और स्कीम, ये पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शेड्यूल टाइप ट्राइबल एरिया, इनकी बात करिए तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो स्टार्टिंग में टॉपिक है दोस्तों, चाहे वो पॉलिटी हो 11th का पहला चैप्टर हो 11th की पॉलिटी का, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं। एक्ट हमने पहले ही देखा था कि करंट अफेयर में एक्ट इंपॉर्टेंट है, पर दोस्तों स्टैटिक एक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि फ्लैग कोड पूछा गया था 2023 में, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। कमीशन की अगर बात की जाए, कमीशन एक ऐसा एरिया है जिसमें हम टाइम देते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद हमें दोस्तों उतना यूटिलिटी इसकी नहीं दिखती है। तो इसी के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे जो 6 पेज में है दोस्तों, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो 1 आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, और ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 11th की दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी एक बुक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके कुछ चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, इसको पढ़ के जरूर जाना है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेम्बल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछती थी इससे, हालांकि अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, पर इसको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एरिया है और अपनी एक प्रायोरिटी रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की, पर उससे पहले कुछ लोगों के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि हम अपने पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करें और कहाँ से पीवाईक्यू करें, कहाँ से टेस्ट सीरीज दें, कहाँ से करंट अफेयर की जो मैगजीन है उसको किस तरीके से समराइज तरीके से पढ़ें, और यूपीएससी मेंस के जो टेस्ट सीरीज़ है वो कहाँ से करें। तो टेक्स्ट बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया है, जिसमें दोस्तों आपको 300+ टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। पीवाईक्यू, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि पीवाईक्यू कहाँ से करें, तो पीवाईक्यू के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों इसमें डिज़ाइन किया गया है। उसमें सारे पीवाईक्यू के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दिए गए हैं। एनसीईआरटी की समरी हो गई, डेली करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही हैं। साथ ही साथ जो लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, उनके पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वो लोग अपने यूपीएससी के मेंस टेस्ट सीरीज़ को एवेल्युएट नहीं करा सकते, तो इसी अफोर्डेबल प्राइस में आपको यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ को एवेल्युएशन करने के लिए एवेल्यूटर मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें एक अफोर्डेबल प्राइस में आप ENP10 इस कोड को यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें सॉइल, फॉरेस्ट, क्रॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मानसून, विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। साइक्लोन डिस्टर्बेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, हीट विज़र्ट, ये 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों, वहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आपको करके जाना है। क्लाइमेटिक रीजन, इसके भी दोस्तों 6 to 7 पेज में कुछ नोट्स हैं,
मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये दोस्तों अगर आप इसको जीसी लॉन्ग से पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही ब्रॉड है, और अगर आप उन 6 पेज को पढ़ के जाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओशन करंट, ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी, इसको भी करके जाना है आपको। माउंटेन हिल, ये लगातार पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। डैम एंड वाटरफॉल, इसको दोस्तों आप ओरिएंट जो बुक है, हालांकि दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, पर इन एरिया को आपको करके जाना है क्योंकि डैम और वाटरफॉल अब पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे जाते थे। और इसी के अलावा कॉन्फ्लिक्ट रीजन, इसकी एक दोस्तों वीडियो है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ज्योग्राफी के, जो बार बार पूछा जा रहा है। सीज़, इसको आप दोस्तों या तो आप किसी वीडियो से देख सकते हैं या फिर आपने कहीं से भी प्रिपेयर किया हो, तो सी आपको करके जाना है, क्योंकि ये दोस्तों एक रिकरेंट थीम है ज्योग्राफी की जो पूछी जाती है। इंडियन मिनरल, ये भी दोस्तों एक रिकरेंट थीम है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया मिनरल के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो इस एरिया को भी करके जाना है ज्योग्राफी में। अब बात करते हैं दोस्तों इकोलॉजी की। इकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, पर दोस्तों कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टिव है, जैसे कि पॉल्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है, स्पीसीज से क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो रिन्यूएबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इकोलॉजी में इस तरीके से करें तो मुझे लगता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए इस लास्ट 20 डेज़ में, और इन्हीं एरिया को हमें पढ़ के जा रहा है। जैसे कि आप पॉल्यूशन देख सकते हैं, पॉल्यूशन क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। स्पीसीज, जब भी हम स्पीसीज़ को पढ़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके हैबिटेट, उसके फंक्शन, उसकी यूनिकनेस, इसको पढ़ के जाना है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी उनको पढ़ के जाना है दोस्तों, और रिन्यूएबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनको पढ़ के जाना है, या फिर कोई नई इनिशिएटिव आ रही है जैसे कि दोस्तों पर्माकल्चर, फर्टिगेशन, सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल राइस इंटेंसिफिकेशन, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 12th की बुक है दोस्तों जो बायोलॉजी की बुक है, उसके लास्ट 4 चैप्टर है, वहाँ से कुछ ऐसे इंसेक्ट पूछे जाते हैं, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ ऐसे एरिया है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको आप छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस बुक के लास्ट 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनको आप करंट से कर सकते हैं। इकोलॉजिकल एक्ट, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको करके जाना है। रामसर साइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी साइट जो हेरिटेज साइट है, नेशनल पार्क जब भी हम पढ़ें दोस्तों तो उसमें क्या पढ़ना है, उसकी स्टेट, कौन सी रिवर उस पर फ्लो हो रही है, उसके साथ कोई फेमस एनिमल है अगर उस पार्क में, तो वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम नेशनल पार्क को पढ़ें जिसमें कौन सा एनिमल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उस नेशनल पार्क की स्पेशलिटी। तो ये 4 चीज़ें हमें नेशनल पार्क में पढ़नी है। इकोनॉमी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर भी करंट का रोल बहुत ज़्यादा है, पर कुछ ऐसे एरिया हैं जिन एरिया को हमें स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से देखना है, या फिर करंट में भी हम जब उन एरिया को देखें तो इन एरिया पर स्पेशल फोकस करें। फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी, तो इसमें कोई नया टैक्सेशन आ रहा है, कोई भी टैक्स डेफिसिट रिलेटेड बजट में भी जब हम देखें दोस्तों तो इस चैप्टर को देखना ही है, और या फिर इकोनॉमिक सर्वे में भी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो दोस्तों में हमें क्या देखना है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। इन एरिया को हमें छोड़ के नहीं जाना है। मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंकिंग से रिलेटेड, पेमेंट बैंक, कोई भी टर्म दिख रहा है आपको तो उस तरीके से आप देख सकते हो। आरबीआई से रिलेटेड उसके फंक्शन उस तरीके से आपको देखना है। करेंसी से रिलेटेड, जैसे कि रिसेंटली अभी एक डिजिटल करेंसी आपकी रिलीज़ की गई है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड और आरबीआई के क्या रोल है इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमी में करके जानी है। फाइनेंशियल मार्केट जिसमें स्टॉक मार्केट और बॉन्ड, कोई भी नया बॉन्ड है, बॉन्ड का फंक्शन, उस तरीके से सारी चीज़ें देखी जानी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, बल्क में पूछे जाते हैं। इकोनॉमी की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बल्क में पूछे जाते हैं दोस्तों, और अगर आपको वो एरिया नहीं आता है तो बल्क में नहीं आता है, तो इसलिए इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि लोगों को उससे डर लगता है। तो इसलिए कोई भी एरिया इसमें जो बताया जा रहा है उसको ना छोड़ के जाए और अच्छे से करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो दोस्तों बल्क में पूछे जाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एरिया का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के पहले हमें देखना है स्कीम में भी जब हम देखेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, इकोनॉमिक स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सटर्नल सेक्टर इसमें एफडीआई, एफआईआई और उसी के साथ साथ एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोस्तों आपको देखना है इकोनॉमिक सर्वे से ये देख के ही जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो एक्सटर्नल सेक्टर से पूछा जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि एक क्वेश्चन पूछा गया पर दोस्तों इसको पूछा जाता है मल्टीपल तरीके से, पहले पूछा जाता है रहा है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना। ये बात हो गई इकोनॉमी की। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री इसका स्कोप बहुत ही कम है और इसमें इन एरिया के अलावा किसी एरिया पर फोकस ना करें 20 डेज़ में, लास्ट 20 डेज़ में, क्योंकि यही दोस्तों एक एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे लोग कुछ कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री दोबारा से लौट के आएगी, पर ट्रेंड के अनुसार दोस्तों इसका कम चांस है कि ऐसा हो। पर कुछ ऐसे एरिया जो हमेशा ही पूछे जा रहे हैं, अभी भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं एरिया से पूछे जा रहे हैं, तो इन एरिया को हमको करके जाना है, जिसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट, ये पॉलिटी में भी जो पहला चैप्टर दिया है दोस्तों वहाँ से कर सकते हो आप। मॉडर्न हिस्ट्री के राजीव हरी की जो बुक है वहाँ से भी कर सकते हो। गवर्नर जनरल उसी बुक में जो स्पेक्ट्रम है वहाँ से करना है, इसकी लिस्ट बना लेनी है दोस्तों। और फ्रीडम मूवमेंट जो 1905 से स्टार्ट होता है 1946 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया और इसको करके ही जाना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देनी है तो इसी एरिया को। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ फैक्ट्री उसके साइट है, आपको ये फाइंड आउट करनी है, या फिर दोस्तों अगर टाइम मिलता है तो मैं खुद इसके लिए एक समरी बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो ये वहाँ से आप कर लेना। पर्सनैलिटी से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, और रिलीजियस और सोशल मूवमेंट दोस्तों ये भी आपको करके जाना है। बुक्स पेपर कोई भी जो पर्सनैलिटी है, जब भी हम उसको पढ़ते हैं, आपने अगर राजीव हरी की स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो दोस्तों वहाँ पर पर्सनैलिटी दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा रिवॉल्ट इनको करके जाना है। हालांकि दोस्तों रिवॉल्ट अब पूछी नहीं जा रही है, पर रिवॉल्ट एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में करना है। ब्रिटिश इम्पैक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन इम्पैक्ट हो, जो लास्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री के जो स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं दोस्तों, इनको करके आना है। इन एरिया के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का आपको लास्ट में प्रायोरिटी रखनी है दोस्तों, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के बाद, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव है। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में कौन से आर्किटेक्चर? केव, टेम्पल आर्किटेक्चर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया और ये आर्ट एंड कल्चर का बेस बनाते हैं। ऊपर देखिए लिटरेचर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। यूनेस्को साइट, जो नई साइट है, पुरानी साइट है, उनको देखे जाना। और इसी के साथ साथ अगर बुद्धिज्म, जैनिज्म इनकी बात की जाए तो दोस्तों इनके जो मॉन्क हैं उनको हमें प्रिपेयर करना है। इसका लिटरेचर भी हमें प्रिपेयर करना है। इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। इनके रिलेटेड जो साइट है उनको प्रिपेयर करनी है। और इसमें कुछ सेक्ट होते हैं जैसे कि महायान, हिनयान और इसी तरीके से कुछ अदर सेक्ट होते हैं, उनको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इनका भी प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ साथ केव आर्किटेक्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर इनको प्रिपेयर करके जाना है। तो दोस्तों ये आर्किटेक्चर चाहे आपके बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो चाहे कुछ भी हो, ये यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर का बेस बनाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो भक्ति एंड सूफी और लैंग्वेज इनको भी देख के आप जा सकते हैं। अब जो लास्ट आता है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों एक ऐसा एरिया है, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं लास्ट टाइम पर स्पेशली, तो वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, और अगर नहीं पढ़ के जाते तो दोस्तों वो हमारा सिलेक्शन को रोक सकता है। तो इसमें कुछ ऐसे एरिया है जिनको हमें पढ़ के जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं येलो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरिया, और इनको छोड़ के नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल कोई भी रीजन से रिलेटेड एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसमें दोस्तों रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड रीजन हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे बुद्धिस्ट साइट हो, जो हमने ऊपर बात की। डायनेस्टी, ये आपको डायनेस्टी चाहे आप इसको लूसेंट से देख सकते हैं या फिर कहीं से भी आपने प्रिपेयर किया हो, इनको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एज फार एज यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री इज कंसर्न। उसी के साथ साथ एंशिएंट टर्म, इनको दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन, ये आपको जो दोस्तों एक बुक आती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की, इंस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों नितिन सिंघानिया उसने इंस्क्रिप्शन से एक रिलेटेड चैप्टर दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडिल हिस्ट्री, इन 3 एरिया को करके जाएँ और सबको छोड़ के जाए। विजयनगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, कहीं से भी करें आप, कहीं से भी किया हो आपने, इसको करके जाना है। दिल्ली सल्तनत और मुगल, इन 3 को करके जाइए और दोस्तों मिडिल हिस्ट्री को आपको छोड़ देना है। इसी के साथ साथ लास्ट में अब हम देखते हैं प्रायोरिटी कैसे देना है किसी भी सब्जेक्ट को। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रायोरिटी कैसे दे सब्जेक्ट को, तो हम देखते हैं दोस्तों ग्राफ से, जो मैंने खुद प्लॉट किए। इन ग्राफ की अगर हम ट्रेंड को देखें तो हम अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। पॉलिटी की अगर बात करी जाए तो दोस्तों वो एक स्टेबल ट्रेंड दिखता है। इकोनॉमी में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है, और इकोलॉजी में लगभग स्टेबल है पर दोस्तों थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, स्लाइटली और एक्सपोनेंशियली कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री दोस्तों एक स्टेबल ट्रेंड, आर्ट एंड कल्चर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री का डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर देखने पर आपको दिख सकता है कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, इकोनॉमी में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, और अगर इकोलॉजी से बात की जाए तो दोस्तों 15 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से ट्रेंड इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ज्योग्राफी को दोस्तों हमें इकोलॉजी से ज़्यादा टाइम देना है,
क्योंकि इकोलॉजी से दोस्तों उतना प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है जो एरियाज़ है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो टफ भी आते हैं, पर जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल है और कहीं ना कहीं उसका जो स्कोप है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इकोलॉजी से पहले हमें ज्योग्राफी देनी है। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री स्टेबल ट्रेंड है तो देखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हमें देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री को हमें लास्ट में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है और आप इसके अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी देना है, उसके बाद इकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न, अगर टाइम मिले तो दोस्तों मेडिवल। और मेडिवल में जो एरिया हमने डिस्कस किया है, तो दोस्तों ये प्रायोरिटी लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप इन 20 डेज में अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Have a nice day. Please subscribe the channel, like the video, share the video if you like these initiatives. Thank you.